नमस्कार साथियों, मिशन सीटेट जनवरी 2024 के लिए आज की हमारी वीडियो है गणित और विज्ञान सीटेट पेपर 2 के लिए। इसमें आपको मिलेंगे टॉप 30 एमसीक्यू जो सारे आपके बेस्ड हैं सीटेट 2022-23 में पूछे गए प्रश्नों पर। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, एक कथन जिसे प्रायः सत्य माना जाता है क्योंकि वह स्वतः सिद्ध सत्य है, उसे कहा जाता है। ऑप्शन पहला है प्रमेय, ऑप्शन दूसरा उपपत्ति, ऑप्शन तीसरा है अधिगृहित यानी एक्सियोम, ऑप्शन चौथा है प्रमेयिका। तो प्रश्न नंबर पहले का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 एक्सियोम यानी अधिगृहित। सीधी सी बात है, ये प्रायः सत्य ही होता है या कह सकते हैं स्वतः सिद्ध होता है। जैसे मान लो मैंने एक केक लिया और इसका एक पीस कट कर लिया, अलग कर लिया, तो सीधी सी बात है जो टुकड़ा है वो हमेशा क्या होगा, जो इस वाले केक से कम होगा, और ये वाला जो है बड़ा वाला जो टुकड़ा है वो इससे हमेशा ज़्यादा होगा। प्रश्न नंबर 2 पे आते हैं। वैन हेले के ज्यामितीय चिंतन के सिद्धांत का शुरुआती स्तर कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैन हेले के बारे में जरूर पढ़ के जाइए। पहला ऑप्शन है अवग्रहितीकरण, दूसरा है दृश्यीकरण, तीसरा है विश्लेषण, चौथा है निगमन। अब मैं आपको बता दूं, वैन हेले ने जो लेवल दिए हैं वो 5 लेवल दिए हैं और 0 से शुरू होता है। लेवल 0 जो है वो आपका विजुलाइजेशन से है यानी दृश्यीकरण या चक्षुषीकरण। दूसरा लेवल आता है लेवल 1 जिसको बोलते हैं, उसको कहते हैं विश्लेषण एनालिसिस। तीसरा लेवल आता है लेवल 2 के नाम से जिसको कहते हैं अनौपचारिक निगमन यानी इनफॉर्मल डिडक्शन। चौथा लेवल आता है जिसको लेवल 3 कहते हैं, वो है औपचारिक निगमन यानी फॉर्मल डिडक्शन। लेवल नंबर 5 जिसको लेवल 4 कहते हैं उसको कहते हैं दृढ़ता। तो ये आपके 5 टाइप के लेवल हैं जिसमें 0 से लेके 4 तक हैं। तो वैन हेले के ज्यामितीय चिंतन के सिद्धांत का शुरुआती स्तर कौन सा है? तो प्रश्न नंबर 2 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2 यानी दृश्यीकरण, विजुलाइजेशन लेवल 0। प्रश्न नंबर 3 है पियाजे के अनुसार किस अवस्था में बच्चे गणितीय विवेचन कौशल दिखाने शुरू करते हैं? पहला है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी है ऑप्शन संवेदीगामक अवस्था, चौथा ऑप्शन है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। आपको पता है जो संवेदीगामक अवस्था होती है वो 0 से 2 वर्ष तक होती है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है वो 2 से 7, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है 7 से 11 और 11 से 15 होती है आपकी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो प्रश्न नंबर 3 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में जो है गणितीय विवेचन कौशल दिखाना शुरू करते हैं। गणितीय विवेचन से मतलब है यहाँ पे मैथमेटिकल रीजनिंग स्किल से। प्रश्न नंबर 4 है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित के संकीर्ण उद्देश्य के संदर्भ में सर्वाधिक उपयुक्त कथन है? संकीर्ण उद्देश्य का मतलब यह है कि नैरो विजन कौन सा है, नैरो एम कौन सा है इनमें से, जिसमें छोटी एक तरह से सोचो। पहला है गणित का अधिगम विवेचन के विकास में सहायता करता है। दूसरा ऑप्शन है गणित लाभ अधिगम रोजगार योग्य ऐसे वयस्कों का निर्माण करता है जो सामाजिक आर्थिक विकास में योगदान देंगे। तीसरा है गणित का अधिगम बच्चों में जिज्ञासा एवं अनंत उत्पन्न करने में सहायता करता है। नंबर 4 है गणित का अध्ययन तर्क संगत चिंतन के विकास में सहायता करता है। तो प्रश्न नंबर 4 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 गणित लाभ अधिगम रोजगार योग्य ऐसे वयस्कों का निर्माण करता है जो सामाजिक आर्थिक विकास में योगदान देंगे। यानी लाभ जो है वो प्राइमरी एम नहीं है, ये कैसा है, संकीर्ण उद्देश्य है। प्रश्न नंबर 5 निम्नलिखित में से कौन सा बंद सिरे वाला प्रश्न, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, खुले सिरे वाले प्रश्न, बंद सिरे वाले प्रश्न, एक प्रश्न ये आना है कंपलसरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला ऑप्शन है पाइथागोरस प्रमेय को प्रमाणित कीजिए, दूसरा 360 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले 5 आयत ज्ञात कीजिए, तीसरा है 3 से 7 के बीच की 3 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, चौथा ऑप्शन है 100 तक की सभी अभाज्य संख्याएं लिखें। तो बंद सिरे वाले प्रश्न वो होते हैं जिनका एक से अधिक उत्तर नहीं होता है, सीधा सीधा आंसर होता है। तो इस हिसाब से प्रश्न नंबर 5 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4 100 तक की सभी अभाज्य संख्याएं लिखें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 6 है निम्नलिखित में से कौन सी विधि गणितीय उपपत्तियों में उपयोग नहीं होती है? पहला है आनुभविक अवलोकन,
दूसरा है निगमनात्मक विवेचन, तीसरा है सत्यापन, चौथा है तर्कपूर्ण विवेचन। तो प्रश्न नंबर 6 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, आनुभविक अवलोकन। ठीक है, तो इसमें क्या है, प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, ये हमारी अनुभव के आधार पर, जो अवलोकन के आधार पर गणितीय जो भी क्रियाएं करते हैं तो वो आनुभविक अवलोकन में आती हैं, वहाँ पे कोई प्रूफ की आवश्यकता नहीं होती है। प्रश्न नंबर 7 है, वैन हेले के अनुसार बच्चा ज्यामितीय चिंतन के किस स्तर पर है यदि वह ज्यामितीय आकृतियों के सामान्य गुणों का निगमन कर लेता है और प्रमेय को प्रमाणित कर लेता है। ऑप्शन 1 है स्तर 0, ऑप्शन 2 है स्तर 4, ऑप्शन 3 है स्तर 2, ऑप्शन 4 है स्तर 3। तो प्रश्न नंबर 7 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 यानी स्तर 3, जिसको बोलते हैं औपचारिक निगमन। यानी औपचारिक निगमन की कंडीशन में बच्चा ज्यामितीय आकृतियों के सामान्य गुणों का निगमन कर लेता है और प्रमेय को प्रमाणित कर लेता है। कहने का मतलब है ये उच्च प्राथमिक स्तर के लेवल का है। प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा गणित से सबसे कम रूप में संबद्ध है? पहला है निगमनात्मक विवेचन, दूसरा है तार्किक विवेचन, तीसरा है प्रयोग, चौथा है स्वयं सिद्ध। तो आपको ये देखना है कि कौन सा इससे रिलेटेड नहीं है। निगमनात्मक विवेचन है, तार्किक विवेचन भी है और स्वयं सिद्ध भी है, क्या नहीं है, प्रयोग नहीं है, ये साइंस से रिलेटेड है। तो प्रश्न नंबर 8 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सी गणित की समावेशी कक्षा के लिए सबसे कम प्रभावशाली शिक्षण शास्त्रीय प्रणाली है? कौन सी कक्षा चाहिए? समावेशी। तो पहला है आईसीटी का उपयोग, दूसरा है मानकीकृत टेस्टों का प्रयोग, तीसरा है मॉडल जैसे कि स्पर्शी आरेख और गिनतारा का प्रयोग, चौथा है रचनात्मक और योगात्मक टेस्टों का प्रयोग। तो प्रश्न नंबर 9 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, मानकीकृत टेस्टों का प्रयोग। ये सबसे कम प्रभावशाली है, बाकी आईसीटी है, मॉडल है, क्रिएटिव है या योगात्मक टेस्ट है, ये सारे कैसे हैं, ज़्यादा प्रभावशाली हैं। प्रश्न नंबर 10, गणितीय प्रश्नों को हल करने की क्षमता पर निर्भर नहीं करती, यानी किस पर निर्भर नहीं करती? ऑप्शन है, पहला गणितीय अवधारणाओं के अभ्यास पर, दूसरा गणितीय अवधारणाओं की समझ पर, तीसरा गणितीय अवधारणाओं के दृश्यीकरण पर, चौथा है जेंडर व जाति। तो यहाँ पे तो आपको देख ही लग रहा है कि एक ऑप्शन है जो सबसे अलग है, तो वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर 4, जेंडर व जाति। इससे गणित की प्रश्नों की हल करने की क्षमता का कोई संबंध नहीं है। प्रश्न नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि विद्यार्थियों की उनके ज्ञान के निर्माण में सहायता करने के लिए सबसे कम रूप से उपयुक्त होगी? आपको सबसे लेस इफेक्टिव वाला ऑप्शन चुनना है। पहला है गतिविधि आधारित विधि, दूसरा है आगमन निगमनात्मक विधि, तीसरा है समस्या समाधान विधि, चौथा है व्याख्यान विधि। तो आपको पता है गतिविधि आधारित हो, चाहे आगमन निगमन हो या समस्या समाधान, ये सब गणित से अच्छी तरह से जुड़ी हुई विधियां हैं। कौन सी विधि गणित से नहीं जुड़ी है? वो है व्याख्यान विधि। तो 11 का ऑप्शन नंबर 4 सही है। प्रश्न नंबर 12 है, गणितीय चिंतन किसके द्वारा परिलक्षित होता है? प्रतिरूपों की पहचान, सूत्रों का कंठस्थीकरण, पहाड़ों का कंठस्थीकरण, अगला है गणित में कलन विधि में निपुणता हासिल करना। तो प्रश्न नंबर 12 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, प्रतिरूपों की पहचान। प्रश्न नंबर 13 है, जियोजेब्रा के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला, यह ज्यामिति का बीजगणित में अनुप्रयोग है, दूसरा यह गणित की शाखा है जो कि ज्यामिति और बीजगणित से संबंधित है, यह ज्यामिति का एक विशेष उपकरण है, अगला है यह एक सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग ज्यामिति में खोज के लिए किया जाता है। तो प्रश्न नंबर 13 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, यह एक सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग ज्यामिति में खोज के लिए किया जाता है, जियोजेब्रा। प्रश्न नंबर 14, गणित के शिक्षण अधिगम के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर 1, निर्देश का माध्यम गणितीय समझ पर असर करता है, दूसरा जेंडर का गणितीय योग्यता पर असर होता है, तीसरा अध्यापक की अधिगमकर्ताओं के प्रति धारणा का गणितीय सक्षम पर कोई प्रभाव नहीं होता है, चौथा गणितीय सामर्थ्य जन्मजात होती है। तो इसमें देखिए आपको सही वाला ढूंढना है। तो प्रश्न नंबर 14 का आंसर नंबर 1 है, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही है। निर्देश का माध्यम गणितीय समझ पर असर करता है। बाकी जेंडर हो
चाहे वो धारणा हो, ये सब मतलब अलग चीज़ें हैं। और गणितीय सामर्थ्य जो है जन्मजात है, ये भी गलत है। प्रश्न नंबर 15, श्रीमती मधु कक्षा में निम्नलिखित प्रश्न हल करने के लिए देती हैं। कौन सी दो संख्याओं को जोड़ा जाए कि कुल योग 54 आए? यह किस प्रकृति का प्रश्न है? यानी आपको ये बताना है कौन सी दो संख्याएं जोड़ी जाएं योग 54 आ जाए। तो ऐसा प्रश्न किस प्रकृति का है? पहला, योग के कौशल की जांच के लिए बंद सिरे वाला प्रश्न। दूसरा, विद्यार्थियों को भ्रमित करने के लिए गलत तरीके से बनाया गया प्रश्न। तीसरा, गणितीय चिंतन को बढ़ावा देने के लिए खुले सिरे वाला प्रश्न। चौथा, अधिगम के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुसार नहीं बनाया हुआ प्रश्न। तो देखिए प्रश्न इसमें ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4 तो ऐसे ही गलत हो गए। इनका कोई मतलब नहीं है कि विद्यार्थी को भ्रमित करने वाला और अधिगम के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुसार नहीं बनाया हुआ प्रश्न। तो या तो ये बंद सिरे वाला प्रश्न है या फिर ये है खुले सिरे वाला प्रश्न है। तो प्रश्न नंबर 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3, खुले सिरे वाला प्रश्न। क्योंकि कुल योग 54 आए तो इसके आंसर अलग अलग हो सकते हैं, कोई एक आंसर सत्य नहीं है। अगर एक उत्तर सही होता है तो बंद सिरे वाला होता है, और अनेक उत्तर होते हैं तो वो खुले सिरे वाला प्रश्न होता है। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा बीज प्रायः वायु द्वारा छितराया नहीं जाता? पहला है मदार आँख, दूसरा सूर्यमुखी, तीसरा ड्रमस्टिक स्वांजना की फली, चौथा है जैंथियम। तो प्रश्न नंबर 16 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सूर्यमुखी। सूर्यमुखी का बीज प्रायः वायु द्वारा नहीं छितराया जाता है, इसका स्थानीय रूप से पक्षी है या छोटे स्तनधारी है उनके द्वारा ये फैलाए जाते हैं। क्योंकि सूर्यमुखी के बीज में एक तो पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है, इसलिए इसको सुपर फूड माना जाता है। यानी सूर्यमुखी को क्या माना जाता है? सुपर फूड। इसमें पोषक तत्वों की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। प्रश्न नंबर 17 है, मानव शरीर के निम्नलिखित कौन से प्रकार से डायलिसिस का प्रक्रम जुड़ा हुआ है? पहला है परिसंचरण, दूसरा उत्सर्जन, तीसरा जनन, चौथा श्वसन। आपको पता है डायलिसिस जो है किससे रिलेटेड होता है? आपकी एक तो किडनी, तो किडनी कैसा अंग है? उत्सर्जी अंग है। तो इस हिसाब से भी आप आंसर दे सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 17 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2, उत्सर्जन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर पहला है सरसों, दूसरा है गुलाब, तीसरा है पपीता, चौथा है पिटूनिया। तो प्रश्न नंबर 18 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, पपीता। अब समझिए कि पपीता एक लिंगी क्यों है? क्योंकि एक लिंगी जो पुष्प होते हैं उनमें या तो पुंकेसर होता है या होता है स्त्री केसर, या पुंकेसर या फिर स्त्री केसर, दोनों में से कोई एक होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प रेशम के उत्पादन से जुड़ा है? पहला है रेशम कीट पालन और वनवर्धन, दूसरा ऑप्शन है रेशम कीट पालन और शहतूत कृषि, तीसरा ऑप्शन है रेशम कीट पालन और मधुमक्खी पालन, चौथा ऑप्शन है रेशम कीट पालन और पुष्प कृषि। तो प्रश्न नंबर 19 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, रेशम कीट पालन और शहतूत कृषि। क्योंकि शहतूत जो है रेशम कीट, सामान्य रेशम कीट है जिसका उपयोग रेशम उत्पादन के लिए किया जाता है। और आपको पता है रेशम कैसा रेशा है? प्राकृतिक रेशा है, और ये किससे बना होता है? प्रोटीन से। और रेशम की खेती को क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विभिन्न घर्षण बलों को घर्षण के बढ़ते क्रम में दर्शाता है? पहला है स्थैतिक, फिर है सर्पण लोटनी, ये क्रम लगे हुए हैं। दूसरा ऑप्शन सर्पण लोटनी स्थैतिक, तीसरा ऑप्शन सर्पण स्थैतिक लोटनी, चौथा ऑप्शन लोटनी सर्पण स्थैतिक। तो प्रश्न नंबर 20 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, यानी लोटनिक पहले, फिर सर्पण, फिर स्थैतिक। कहने का मतलब है लोटनी आएगा और लोटनी से बड़ा होगा क्या होगा? सर्पण घर्षण, और सर्पण से भी बड़ा होगा स्थैतिक घर्षण। ठीक है, जब भी कोई चीज़ रोल होके चल रही है, यानी कोई पहिया है रोल हो रहा है, तो उसको बोलते हैं, उस समय जो घर्षण लगता है वो लोटनिक वाला होता है। और अगर वो फिसलते हुए जा रहा है और आगे बढ़ रहा है तो वो सर्पण हो गया। और अगर कोई सापेक्ष गति नहीं हो दो तलों के मध्य, उस समय जो घर्षण बल लगता है वो स्थैतिक घर्षण बल होता है।
अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 21 पे। निम्नलिखित में से क्या विज्ञान की संकल्पना को नहीं दर्शा रहा है? नहीं दर्शा रहा। पहला, यह ज्ञान का एक संग्रह है। ऑप्शन नंबर 2, यह जांच करने की प्रक्रिया की एक समझ है। ऑप्शन नंबर 3, यह चिंतन करने के विभिन्न भागों का विकास करता है। ऑप्शन नंबर 4, यह वैज्ञानिक विधि के चरणों की एक समझ है। तो प्रश्न नंबर 21 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1, यह ज्ञान का एक संग्रह है। ये संकल्पना विज्ञान की सही नहीं, बाकी तीनों ऑप्शन ठीक हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विज्ञान की प्रकृति के विषय में गलत है? यानी यहाँ पे भी आपको गलत चुनना है। पहला है, विज्ञान के नियम स्थायी और शाश्वत सत्य हैं। दूसरा है, विज्ञान एक सामाजिक उद्यम है। तीसरा है, विज्ञान ज्ञान परिवर्तनशील और प्रसारशील संग्रह है। चौथा है, विज्ञान की कोई एक विधि नहीं है। तो प्रश्न नंबर 22 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2, विज्ञान एक सामाजिक उद्यम है। बढ़ते हैं अगले पे। पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रयोगों को संपादित करने में विद्यार्थियों को व्यस्त रखने के कार्य को निम्नलिखित में से कौन व्याख्या नहीं करता है? पहला, संरचनात्मक जांच। दूसरा, निर्देशित जांच। तीसरी, खुली जांच। और चौथा ऑप्शन हो गया इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 23 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, खुली जांच। प्रश्न नंबर 24 है, अनुसंधान दर्शाते हैं कि शिक्षकों को एक प्रश्न पूछने के उपरांत 5 सेकंड तक प्रतीक्षा करनी चाहिए। विद्यार्थियों के लिए प्रतीक्षा समय का निम्नलिखित में से क्या एक लाभ नहीं है? यानी आपको इसमें भी नेगेटिव सेंटेंस ढूंढना है। पहला, विद्यार्थियों के उत्तर की संख्या में वृद्धि होना। दूसरा, विद्यार्थियों के प्रश्नों में कमी होना। तीसरा, उपयुक्त प्रश्नों में वृद्धि होना। ऑप्शन नंबर 4, विद्यार्थियों की अनुक्रिया की लंबाई में वृद्धि होना। तो प्रश्न नंबर 24 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, विद्यार्थियों के प्रश्नों में कमी होना। प्रश्न नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ फसल का युग्म है? यानी मेरे से आपको ये बताना है कौन सी खरीफ फसल का युग्म है। ऑप्शन नंबर 1 है गेहूं सरसों। ऑप्शन नंबर 2 है सरसों धान। ऑप्शन नंबर 3 है धान मक्का। ऑप्शन नंबर 4 मक्का मटर। तो प्रश्न नंबर 25 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, धान और मक्का। आपको पता है खरीफ की फसल कौन सी होती है? जो जून जुलाई में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर के महीने में काटी जाती है। जैसे धान या चावल, सोयाबीन है, बाजरा है, मक्का है आदि। प्रश्न नंबर 26, किसी सरल लोलक के आवर्तकाल पर उसकी लंबाई चौगुनी कर देने पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पहला ऑप्शन है 4 गुना हो जाएगा। दूसरा है दुगना हो जाएगा। तीसरा है आधा हो जाएगा। चौथा है कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपको पता है जो सरल लोलक की जो आवर्तकाल है उसका फार्मूला होता है T = 2π√L/G। तो T जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया यहाँ पे √L के, यानी L को क्या कर रहे हैं, ये 4 गुना कर रहे हैं। तो √4 का मान हो गया आपका 2। इसका मतलब आवर्तकाल कितना हो जाएगा? दुगना। तो प्रश्न नंबर 26 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हमारी मांसपेशियों में अनॉक्सीय श्वसन के फलस्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद बनता है? तो प्रश्न नंबर ऑप्शन है, पहला है जल। दूसरा अल्कोहल। तीसरा ग्लूकोज। चौथा है लैक्टिक अम्ल। तो प्रश्न नंबर 27 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। इस क्रिया में क्या होता है? भोजन का अपूर्ण ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, जंतुओं में इस क्रिया के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड तथा लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है और ऐसी पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड तथा इथाइल अल्कोहल बनता है। ये चीज़ याद कर लीजिए, पौधों में क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड तथा इथाइल अल्कोहल, और इंसानों में क्या? कार्बन डाइऑक्साइड तथा लैक्टिक अम्ल। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 28 पे। जंग लगने से लोहे की एक कील के भार पर क्या असर होता है? वह बढ़ जाता है, वह घट जाता है, वह समान रहता है, परिस्थितियों के आधार पर बढ़ या घट सकता है।
देखो आपको पता है ऑक्सीडेशन होता है, जो परत चढ़ती है लौह ऑक्साइड की परत बन जाती है लोहे पे जब जंग लगती है। तो कहने का मतलब ये है जंग लगने की प्रक्रिया के दौरान लोहा वायुमंडल में ऑक्सीजन के अणुओं के साथ जुड़ जाता है, जिससे लोहे के भार और बढ़ेगा। सीधी सी बात है, तो भार बढ़ जाता है। पहले तो आंसर बता दूं, 28 का आंसर है ए पहला, बढ़ जाता है। भार क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इसकी रिएक्शन क्या होती है, 4Fe + 3O2 इक्वल टू जो बने क्या बनेगा 2Fe 2O3। ठीक है, ये कैसी अपक्रिया है, एक रेडॉक्स अपक्रिया है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 29 पे। निम्नलिखित में से जीवों का वह युग्म पहचानिए जो द्विविखंडी विखंडन द्वारा प्रजनन करता है। आपको इसमें बताना है कि द्विविखंडन द्वारा प्रजनन कौन करता है। पहला है हाइड्रा कॉकरोच, दूसरा है ईस्ट अमीबा, तीसरा है अमीबा पैरामीशियम, चौथा है हाइड्रा ईस्ट। तो प्रश्न नंबर 29 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, हाइड्रा और आंसर नंबर 3, आंसर नंबर 3 अमीबा और पैरामीशियम। इस चीज़ को याद कर लीजिए, ये कैसे हैं, द्विविखंडन द्वारा प्रजनन करते हैं, अमीबा और पैरामीशियम। प्रश्न नंबर 30 है, घूर्णन गति की अवधारणा का परिचय देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त निर्देशात्मक साधन होगा। तो आप इसको समझ लीजिए। पहला ऑप्शन है पंखे के ब्लेड, दूसरा है दरवाजे का मूठ, तीसरा है रस्सी चरखी प्रणाली, चौथा है खिलौना गाड़ी। तो आपको पता है प्रश्न नंबर 30 का सही आंसर होगा पंखे के ब्लेड। इसमें घूर्णन गति क्या होती है कि अपने ही अक्ष के परिता घूमना, जैसे पृथ्वी है घूर्णन गति करती है। इसके अलावा कुम्हार के जो चाक होता है जो घूमता है वो भी घूर्णन गति करता है। ऐसी पंखे छत के पंखे के जो ब्लेड्स हैं जो गति कर रहे हैं वो भी कैसी गति कर रहे हैं, घूर्णन गति। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।